सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छा होंगे, समझता हूँ। तो हम बात कर रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अचल संपत्ति के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे संपत्ति की जो चल संपत्ति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चल संपत्ति कौन सी है और कैसे कैसे वो काम हमारे जीवन में काम आती है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अचल संपत्ति का मतलब सिर्फ जमीन या मकान नहीं होता। अगर किसी जमीन, तालाब या पेड़ से आपको लगातार कोई फायदा मिल रहा है या कोई कानूनी अधिकार मिला हुआ है तो कानून उस अधिकार या फायदे को भी क्या मानते हैं भाई? तो कानून उस फायदे या अधिकार को भी क्या मानता है भाई? अचल संपत्ति ही मानता है। ठीक है, तो यानी कि अगर अचल संपत्ति ये नहीं कि या जमीन है या मकान है, तो अचल संपत्ति वो भी है जैसे कोई तालाब हो गया, कोई जमीन है, ठीक है, जो पड़ी है, कोई पेड़ है जिससे आपको क्या है कोई फायदा मिल रहा है, ठीक है, और क्या है, या कोई कानूनी अधिकार मिल रहा हो, ठीक है, तो कानून उस अधिकार या फायदे को भी क्या मान लेता भाई? अचल संपत्ति ही मानता है। ठीक है, जमीन और रास्ते से जुड़े अधिकार क्या है भाई? ठीक है, अब आपकी जमीन कहाँ पे और रास्ता अगर किसी दूसरे की जमीन के अंदर से है तो वो क्या हो गया? आपका अधिकार हो गया, वो क्या है? अचल संपत्ति है। ठीक है, आइए देखते हैं जमीन और रास्ते से जुड़े अधिकार। रास्ते का अधिकार, अगर आपको किसी की जमीन से होकर गुजरने का पक्का कानूनी रास्ता मिला हुआ है, जमीन किसी और की है लेकिन रास्ता आपको मिला हुआ अपने घर में जाने का या अपनी जमीन में जाने का, तो वह रास्ता आपके लिए क्या है भाई? अचल संपत्ति जैसा कीमती अधिकार है। ठीक है, तो आपको अधिकार है वहां से गुजरने का, बंद नहीं कर सकता रास्ता, लिखित में है, तो वो क्या है? अचल संपत्ति जैसा अधिकार, यानी कि अचल संपत्ति ही है। ठीक है, पट्टा या किराएदारी। पट्टा या किराएदारी, किसी जमीन या दुकान को लंबे समय के लिए पट्टे पर लेने का अधिकार। ठीक है, तो आप उस जमीन से क्या ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं, तो वो क्या है? आपका अधिकार है, तो क्या हो गया? वो अचल संपत्ति है। मेला या बाजार लगाने का अधिकार। ठीक है, किसी जमीन पर मेला लगवाने या वहां आने वाले दुकानदारों से टैक्स फीस वसूलने का हक, कानूनी हक क्या है भैया? ये भी अचल संपत्ति में आते हैं। ठीक है, अब कहीं पे मेला लगा दिया, गांव में मेला लगा दिया, तो गांव की जो जमीन है वो वहां पे क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी, दुकानों से क्या लेगी? पैसा वसूलेगी, तो वो क्या है? संपत्ति से क्या मिल रहा है? उनको फायदा मिल रहा है, तो वो अचल क्या है? अचल संपत्ति मानी जाएगी। अचल संपत्ति जो पैसा मिल रहा है वो भी क्या है? अचल संपत्ति से वसूला जा रहा है फायदा। कुदरती चीजों और पानी से कमाई का अधिकार भाई। ठीक है, ये देखते हैं, ये भी क्या है? अचल में आते हैं, अचल संपत्ति में। मछली पकड़ने का हक, किसी तालाब, झील या नदी से मछली पकड़ने और उन्हें बेचने का मालिकाना हक भी क्या है भाई? अचल संपत्ति है भाई। ठीक है, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई नदी है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, और जिनसे आप मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़कर बाजार में बेचते हैं, तो बेचने का मालिकाना हक किसने दिया? प्रकृति ने दिया है, तो ये भी क्या है? आपको लाभ मिल रहा है, प्राकृतिक क्या है? अचल संपत्ति है। खदानों का हक, जमीन के अंदर से कोयला, सोना, चांदी या अन्य खनिज निकालने का क्या है भाई? अधिकार, ये भी क्या है भाई? अचल संपत्ति है। मिट्टी या पत्ते लेने का हक। ठीक है, ईंट बनाने के लिए किसी की जमीन से मिट्टी उठाने का अधिकार, या बीड़ी बनाने के लिए जंगल से तेंदू के पत्ते और लाख इकट्ठा करने का अधिकार, ये भी क्या है? अचल संपत्ति में जो क्या है? कुदरती चीजें जो होती हैं उनसे हमको प्राप्त होता है। नाव चलाने का हक, नदी है, नदी
कुदरती है। ठीक है, नदी के इस पार से उस पार लोगों को नाव से जाने और उससे ले जाने और उससे कमाई करने का अधिकार भी क्या है भाई, अचल संपत्ति है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भैया। लोन, कर्ज और कोर्ट कचहरी से जुड़े अधिकार क्या है भैया आपके। ठीक है, पहला तो है बंद ऋण भाई। ठीक है, जब आप किसी को जमीन गिरवी रखकर लोन देते हैं तो उस लोन की रकम और उस जमीन पर आपको जो हक बनता है वह अचल संपत्ति माना जाता है। ठीक है, आपने किसी की जमीन जो हो गिरवी रख ली भाई, उसने जमीन गिरवी रख दी, जमीन पहले से अचल है, रख दी, और आपने उसको क्या दे दिया, लोन दे दिया, लोन का की रकम दे दी। उस जमीन पर आपका जो हक बनता है, अब आपका उस जमीन पर क्या बन गया, हक बन गया भाई, तो वह क्या है, अचल संपत्ति माना जाएगा भाई। ठीक है, मोचन की क्षम्या भाई। ठीक है, अगर आपने अपनी जमीन गिरवी रखी तो लोन चुकाकर अपनी जमीन को वापस छुड़ाने का जो आपका कानूनी अधिकार है उसको बोलते हैं मोचन की क्षम्या भाई। ठीक है, विधवा का अधिकार भाई। एक हिंदू विधवा को अपने स्वर्गीय पति की अचल संपत्ति से मिलने वाली कमाई, जैसे किराए या खेती से आय पर जो जीवन भर का अधिकार मिलता है वो क्या है भाई, अचल संपत्ति है। कोई विधवा हो गई है, ठीक है, उसका पति जमीन छोड़ गया या दुकानें छोड़ गया, तो उससे जो उसको किराए या खेती की आय होती है तो वो क्या है भाई, अचल संपत्ति है भाई, उसको अधिकार मिल गया। धार्मिक और प्रारंभिक अधिकार भाई, पुजारी का पद और कमाई भाई, किसी मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करने का अधिकार और उससे होने वाली आमदनी क्या है भाई, ये भी अचल संपत्ति है। ठीक है, महाब्राह्मण का अधिकार भाई, अंतिम संस्कार, इसको बोलते हैं महाब्राह्मण का अधिकार, अंतिम संस्कार के समय मिलने वाली दान दक्षिणा को प्राप्त करने का प्रारंभिक और कानूनी अधिकार, ये भी क्या है भाई, अचल संपत्ति है। ठीक है, केस है बिलांची पादन बनाम कलेक्टर उड़ीसा। तो बिलांची पादन बनाम कलेक्टर, ये उड़ीसा का केस है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक बात समझाई थी इसमें। इस पूरे मामले का सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई तालाब बेचा जा रहा है तो उसका कागजी रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ठीक है, तो बिलांची पादन बनाम कलेक्टर, ये उड़ीसा का मामला था। इसमें हाई कोर्ट ने कहा था अगर आप किसी तालाब को बेच रहे हैं तो उसका कागजी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, रजिस्ट्री करवानी जरूरी है भाई, कानूनी रूप से अनिवार्य है। आप सिर्फ मुजबानी या सादे कागज पर लिखकर तालाब नहीं बेचा जा सकता भाई, नहीं बेच सकते। ठीक है, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की कानूनी वजह क्या क्या थी, ठीक है, उसको हम देखते हैं भाई। ठीक है, प्रवास भोग क्या है भाई। ठीक है, यह एक फ्रांसीसी कानूनी शब्द है जिसे हिंदी में प्रवास भोग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी दूसरे की जमीन या पानी में से कुछ निकालकर उससे फायदा कमाने का अधिकार। ठीक है, तालाब बेच दिया, जमीन किसकी है, जमीन किसी दूसरे की, तालाब तो है ही नहीं, और तालाब से क्या है, पानी से क्या निकाल लिया, मछलियां निकाल के बेच दी। ठीक है, मछलियां निकाल के बेच दी, तो क्या है ये, इसको बोलते हैं प्रवास भोग। ठीक है, और उससे क्या कमा रहा है वो, अपने फायदा रहा है कमा, तो फायदे कमाने का अधिकार। जैसे किसी दूसरे के तालाब में से मछली पकड़कर ले जाना और उसे बेच देना, तालाब किसी और का है, ठीक है, बेच वो खुद रहा, आवाज निकाल के, फायदा किसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं प्रवास भोग। आगे बात करते हैं भैया, इसे अचल संपत्ति क्यों माना गया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि मछली पकड़ने का यह अधिकार कोई मामूली बात नहीं है भाई, क्योंकि मछलियां तालाब के पानी में रहती हैं और तालाब जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए तालाब से मछली निकालने
और उसे ले जाने का अधिकार अचल संपत्ति से मिलने वाला फायदा है भाई। कानूनन अचल संपत्ति से जुड़े ऐसे फायदे को भी अचल संपत्ति ही माना जाता है। ठीक है, दो बात बताई कोर्ट ने इसमें। तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात बताई फैसला रजिस्ट्री क्यों जरूरी है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का नियम है कि जब भी कोई 100 रुपए से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति बेची जाती है तो उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है। तालाब और उसमें से मछली पकड़ने का अधिकार दोनों ही क्या है, अचल संपत्ति के दायरे में आती हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर तालाब को बेचना है या उसका मालिकाना हक किसी को ट्रांसफर करना है तो कोर्ट की नजर में वह तभी मान्य होगा जब सरकारी दफ्तर में जाकर उसकी वाकायदा रजिस्ट्री कराई गई है, तब ही माना जाएगा। बिना रजिस्ट्री के ऐसा कोई भी सौदा गैर कानूनी माना जाएगा। यह नहीं कि आपने तालाब बेचा ही नहीं है और कोई और उससे मछलियां निकाल के क्या है अपना फायदा कमा रहा है। ठीक है, मुजबानी ऐसा नहीं चलेगा। ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने उस समय बात कही थी। आगे बात करते हैं। अभी तक हमने अचल संपत्ति जमीन मकान को समझा था। अब बात करते हैं चल संपत्ति। अब जो बात आएगी चल संपत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। चल संपत्ति क्या है भाई? ऐसी हर चीज जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हिलाया डुलाया जा सके वह क्या है, अचल संपत्ति है। एक चीज को, कोई भी चीज जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके वो क्या है, चल संपत्ति है। ठीक है, कानून की नजर में चल संपत्ति क्या है भाई? बात ये है कि कानून क्या बोलता है, चल संपत्ति कानून किसको मानता है। ठीक है, मुख्य कानून संपत्ति अंतरण अधिनियम में यह नहीं बताया गया कि चल संपत्ति क्या होती है। उसने बस एक सीधा नियम बना दिया, जो संपत्ति अचल नहीं वह सब क्या है भाई, चल। तो कानून क्या बोलता है? कानून में इसकी सीधी परिभाषा नहीं है अचल चल संपत्ति की। इसमें सीधी परिभाषा एक ही है, जो संपत्ति अचल नहीं है वह सब क्या है भाई, चल है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। दूसरे सरकारी कानून जैसे जो जर्नल एक्ट जो था उसमें जो दूसरे जो कानून है, दूसरे कानूनों में भी यही कहा गया है कि अचल संपत्ति को छोड़कर दुनिया की हर प्रकार की जायदाद चल संपत्ति की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, पेड़ पौधों को लेकर सबसे जरूरी नियम धारा 3 क्या बोलती है? धारा 3 यहां कानून में जो पेड़ पौधे जो है उनसे लेकर संबंधित जो क्या है नियम बनाए गए धारा 3 में। तो इनके लिए कानून क्या बोलता है? यहाँ कानून में एक बहुत बारीकी और जरूरी फर्क बताया गया है जिसे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी मानता है। क्या फर्क बताया गया है जिसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी मानता है? कास्ट, खड़ा कास्ट भाई, ऐसे पेड़ जिनका मकसद सिर्फ लकड़ी काटना और बेचना है जैसे शीशम, सागौन और बबूल, इन्हें अचल संपत्ति नहीं बल्कि चल संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि इन्हें आज नहीं तो कल काट कर हटाना ही है। ठीक है, तो वो पेड़ धारा 3 में ये बात कही कि वो पेड़ जिनको काटने के उद्देश्य से बोया गया है, ठीक है, तो वो क्या है, अचल संपत्ति नहीं है, वो चल संपत्ति, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको काटा ही जाएगा। ठीक है, उगती फसलें, अब फसल हम क्यों उगाते हैं? काटने के लिए तो उगाते हैं। घास क्यों उगाते हैं? घास इसीलिए उगाते हैं ताकि पशुओं को चारा डाल सके। तो ये सभी की सभी क्या है, जमीन से तो जुड़ी हैं, लेकिन ये हमारे मकसद जो है इनके अलग हैं, इसलिए सभी संपत्तियां क्या है भाई, चल संपत्तियां हैं। ठीक है, पेड़ के फल और रस भाई, पेड़ों पर लगे फल जैसे आम, अमरूद या ताड़ी रस, पेड़ भले ही जमीन से जुड़ा हो लेकिन उसके फल और रस को चल संपत्ति माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो पेड़ जो हो गए जिनसे हम फल प्राप्त करते हैं, रसों वाले पेड़ हो गए,
तो उनके जो फल जो हैं वो सभी क्या है भाई, चल संपत्ति है। ठीक है। अगर आम का पेड़ इस मकसद से लगाया गया है कि वह सालों साल खड़ा रहे और फल दे, तो वह पेड़ खुद क्या है, अचल संपत्ति है। लेकिन उस पर लगे फल या उसकी लकड़ियां बेचने का अधिकार क्या है भाई, चल संपत्ति है। ठीक है। चल संपत्ति के आम उदाहरण देखते हैं। वे सभी चीजें जिन्हें आप उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं, वो क्या है भाई, चल संपत्ति है। रोजमर्रा का सामान जैसे मेज, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, गाड़ियां जैसे कार, बाइक, साइकिल, अन्य चीजें, आपके हाथ की घड़ी, मोबाइल, रुपए, पैसे, सोना चांदी के गहने और किताबें, भाई सभी की सभी क्या है भाई, चल संपत्तियां हैं भाई, जिसको एक जगह से हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सभी क्या है, चल संपत्तियां। आइए आगे चर्चा करते हैं। कानून ने कुछ ऐसी चीजें और अधिकारों को भी चल संपत्ति माना है जिन्हें देखकर शायद पहले बार में ऐसा न लगे। भाई कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कानून ने, कौन कौन से अधिकार हैं जिनको कानून ने चल संपत्ति माना है। जमीन पर रखी या जुड़ी हुई चीजें भाई, जो हटाई जा सके भाई, तो ऐसी चीजें बताई हैं जो जमीन पर रखी हैं या जमीन से जुड़ी हैं और जो हटाई जा सकती हैं, वो क्या है, चल संपत्ति। खड़ा काष्ठ, फसल और घास, हमने पहले ही बता दिया। जैसा हमने पहले समझा था, लकड़ी के लिए खड़े पेड़, खेती के लिए फसलें और घास चल संपत्ति है, क्योंकि इन्हें काटकर अलग किया जाना तय होता है, काटने के लिए ही बोया जाता है। मशीनें और सिनेमाघर का सामान भाई, कारखाने में लगी कोई ऐसी मशीन या सिनेमाघर में लगी चीज जैसे प्रोजेक्ट, कुर्सियां, जिन्हें बिना जमीन को नुकसान पहुंचाए उखाड़कर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, भले ही वह जमीन पर फिक्स दिखती हो। ठीक है, पर इरादा उन्हें हमेशा के लिए वहां छोड़ने का नहीं होता, इसलिए वो क्या है भाई, चल संपत्ति है। ठीक है। कागजी, सरकारी और कानूनी अधिकार भाई, आइए बात करते हैं। शासकीय वचन पत्र, ठीक है, सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स या कागजात जिन्हें पैसे की तरह इस्तेमाल या ट्रांसफर किया जा सकता है, सभी क्या है भाई, चल है भाई। रॉयल्टी या कॉपीराइट भाई, अगर आपने कोई किताब लिखी या गाना बनाया तो उसे इस्तेमाल करने के बदले जो आपको पैसे मिलते हैं, वो क्या है भाई, चल संपत्ति है। संपत्ति खरीदने का अधिकार, किसी जमीन या मकान को खरीदने का जो एग्रीमेंट या कानूनी हक आपके पास होता है, वह हक खुद में एक क्या है भाई, चल संपत्ति है। ठीक है, तो जमीन खरीदने का जो आपके पास क्या है, एग्रीमेंट है या कानूनी हक जो है आपके पास, वह हक खुद में क्या है, एक चल संपत्ति है। ठीक है। कोर्ट की डिग्री, कोर्ट का वो फैसला जिसके तहत आपको किसी से बकाया किराया वसूलना है या लोन न चुकाने पर किसी की गिरवी जमीन बिकवाकर अपना पैसा वसूलना है, कोर्ट का वह कागज चल संपत्ति माना जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। भरण पोषण और पेड़ पौधों का इस्तेमाल। भरण पोषण भत्ता भाई, किसी महिला या बच्चे को गुजारा भत्ता पाने का जो अधिकार मिलता है, भले ही वह पैसा किसी अचल संपत्ति जैसे पति के मकान के किराए से आ रहा हो, लेकिन वह भत्ता पाने का अधिकार चल संपत्ति कहलाता है। ठीक है। पेड़ों के फलों का इस्तेमाल, जैसे ताड़ के पेड़ से ताड़ी या रस निकालना या आम के पेड़ से फल तोड़कर इस्तेमाल करने का अधिकार भी क्या है भाई, चल संपत्ति है। पूजा पाठ और धार्मिक अधिकार, यहाँ कोर्ट ने एक बहुत बारीकी बात कही है, खासकर जगदेव सिंह बनाम राम शरण पांडे के केस में ये बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी पूजा पाठ में? पूजा करने का अधिकार, किसी मंदिर में जाकर सिर्फ पूजा या प्रार्थना करने का अधिकार चल संपत्ति है, क्योंकि यह किसी जमीन के मालिकाना हक से नहीं जुड़ा। ठीक है। यजमान, वर्ती और पंडों को भुगतान,
जजमानों से मिलने वाला नगद या वस्तु के रूप में चढ़ावा, ठीक है, या तीर्थ यात्रियों द्वारा घाट पर पंडों को दिया जाने वाला दान दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार भी क्या है भाई, चल संपत्ति है भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी किस टाइप की है, यह जाने बिना आप उसे सही और कानूनी तरीके से किसी को ट्रांसफर, बेच या दान नहीं कर सकते। अगर तरीका गलत हुआ तो कानून की नजर में वो ट्रांसफर शून्य माना जाएगा भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, संपत्ति के हिसाब से बदल जाता है कानून का नियम भाई। तो बात यह है कि संपत्ति के हिसाब से कानून का नियम बदल जाता है। पहले यह देखा जाता है कि संपत्ति किस टाइप की है। संपत्ति अंतरण अधिनियम ने दोनों तरह की प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम करने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हैं, ठीक है। अचल संपत्ति को भी नाम करने के और चल संपत्ति को भी नाम करने के अलग अलग रास्ते बनाए। हम बात करते हैं चल संपत्ति। चल संपत्ति, इसे किसी को देने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है। चल संपत्ति को देने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। सामान को सामने वाले के हाथ में सौंप दो, क्या दे दो, कब्जा दे दो भाई, इसको ट्रांसफर पूरा होगा भाई। चल संपत्ति का तो ये आपके पास 20 रुपए हैं, आप सामने वाले को दे दो, मांग रहा है तो कब्जा उसके पास गया, ठीक है। इसके लिए कोई सरकारी कागज या रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं होता, किसके, चल संपत्ति के लिए, जैसे मोबाइल, गाड़ी या मेज कुर्सी, ठीक है भाई। अचल संपत्ति, इसे सिर्फ हाथ में सौंपकर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता भाई, इसके लिए बाकायदा लिखित दस्तावेज यानी कि डीड बनाना पड़ता है भाई, ठीक है। और सरकारी दफ्तर जाकर रजिस्ट्री करानी जरूरी होती है भाई, ठीक है। तो अचल संपत्ति के लिए आपको सरकारी रजिस्ट्री करवानी जरूरी होती है भाई, ठीक है। पेड़ वाला सबसे शानदार उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है और आप उसे किसी को दान में देना चाहते हैं भाई, ठीक है भाई। कानून की धारा 123 के तहत दोनों स्थितियों में कितना बड़ा फर्क आता है, देखिए भाई। धारा 123 क्या बोलती है, केस 1, बिना रजिस्ट्री के दान भाई। आपने अपने दोस्त से कहा यह आम का पेड़ आज से तुम्हारा भाई, कह दिया भाई। पेड़ जमीन से जुड़ा है भाई, इसलिए वह अचल संपत्ति है, ठीक है भाई। कानून कहता है कि बिना रजिस्ट्री के अचल संपत्ति का दान मान्य नहीं है, जैसे वो जोड़ वाला उदाहरण देखा था, ठीक है। इसलिए आपके दोस्त को वह पेड़ कानूनी रूप से नहीं मिला है भाई, ठीक है, या नहीं, वो पढ़ ले जाए। केस नंबर 2, खड़ा कास्ट मानकर दान भाई। अब मान लीजिए वह पेड़ शीशम का है, ठीक है भाई, और आपका इरादा सिर्फ उसकी लकड़ी काट कर बेचना है, ठीक है भाई, यानी वह खड़ा कास्ट है जिसे कानूनन चल संपत्ति माना जाता है, ठीक है भाई। अब अगर आपने बिना किसी रजिस्ट्री के भी दोस्त को लकड़ी सौंप दी तो कानून की नजर में यह दान 100% वैध माना जाएगा, ठीक है। फर्क यही है भाई, ठीक है। आम का पेड़ क्या था, फल के लिए है, इसलिए वो अचल संपत्ति माना जाता है, ठीक है। अगर लकड़ी के लिए उपयोग होता तो वो चल संपत्ति बन जाएगा, ठीक है। बात एक ही पेड़ की थी, लेकिन वह चल है या अचल, इस बात से पूरा कानूनी नियम बदल गया, ठीक है। अमूर्त संपत्ति का नियम देखते हैं भैया। एक तो होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते भाई, सिर्फ महसूस या कानूनी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भविष्य में मिलने वाली कोई प्रॉपर्टी का अधिकार या प्रत्यावर्तन कानून कहता है भाई, ठीक है। या तो आपको भविष्य में कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, आपको अधिकार मिल रहा है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, जैसे आपके पिताजी के बाद आपके पास आ गई वो,
कानून कहता है कि ऐसी अमूर्त संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए भी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है, क्योंकि हम उसको छू ही नहीं सकते, तो क्या हो, संपत्ति अमूर्त है, नहीं तो सौदा क्या माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। तो अमूर्त संपत्ति को भी क्या है, आप क्या करेंगे भाई, रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है, नहीं तो वो सौदा रद्द माना जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। लिखत क्या है भैया, लिखत के बारे में बात करते हैं। सीधा आ सकता प्रश्न की लिखत के बारे में परिभाषा दीजिए, जो बिल्कुल सरल और व्यवहारिक भाषा में समझते हैं। कानूनी दुनिया में लिखित का मतलब होता है एक ऐसा सरकारी या विधिक दस्तावेज, कानूनी कागज, जिसके जरिए प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम ट्रांसफर की जाती है, जैसे सेल डीड, रजिस्ट्री का कागज, गिफ्ट डीड, दान का कागज, या लीज डीड, लीज पर दिया गया जमीन। ठीक है, तो लिखत क्या है, लिखत का मतलब वह है एक ऐसा सरकारी या विधिक दस्तावेज, कानूनी कागज है, जिसके जरिए प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर, इंसान के नाम ट्रांसफर की जाती है। जैसे हमने रजिस्ट्री देख ली, सेल डीड बोलते हैं जिसको, गिफ्ट डीड, दान का कागज, या लीज डीड। ठीक है, ये होते हैं लिखत। वसीयत लिखत नहीं है भाई, जो वसीयत जो है वो लिखित नहीं है। आइए देखते हैं क्यों नहीं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में लिखत की परिभाषा में से वसीयत को बाहर रखा गया है, अपवर्जित किया गया है। ऐसा क्यों है, इसके दो कारण है। अब जो लिखित में वसीयत जो होती है उसको बाहर रख दिया भाई, संपत्ति अंतरण अधिनियम की वसीयत लिखित में नहीं होगी, अपवर्जित कर दिया। क्यों किया, इसके दो कारण है, देखते हैं। जीवित लोगों के बीच सौदा, पहला, यह पूरा कानून सिर्फ तब लागू होता है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला और पाने वाला दोनों सौदे के वक्त जिंदा हों। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम कब लागू होता है, एक तो सौदा पाने वाला, प्रॉपर्टी पाने वाला, और एक प्रॉपर्टी देने वाला, दोनों उसी समय जिंदा हों। ठीक है, जिन्हें कानूनन इंटरविवेक विवोक या जीवित व्यक्तियों के बीच ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वसीयत क्या है, वसीयत बाहर रखी गई है, किससे, लिखत से भाई। दूसरा पॉइंट, वसीयत का नियम अलग है भाई। वसीयत लिखने वाला जब तक जिंदा है प्रॉपर्टी उसकी ही रहती है भाई। वसीयत तब काम करना शुरू करती है जब उसे लिखने वाले की मौत हो जाती है भाई। ठीक है, इसलिए वसीयत को इस कानून में लिखत नहीं माना जाता। यह लिखत का मतलब सिर्फ गैर वसीयत कागजों से है। ठीक है, तो लिखत का मतलब क्या है, जिसमें वसीयत नहीं हो, वसीयत नहीं लिखी गई हो, गैर वसीयत कागजों से है। वसीयत का नियम यही है, वसीयत कब काम करना शुरू करती है, जब वसीयत लिखने वाले की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है ये किस पर काम करता है, दोनों सौदों के वक्त जिंदा इंसानों के ऊपर। ठीक है, कि जो सौदा कर रहे हैं वो दोनों जिंदा हो। ठीक है, इसलिए वसीयत लिखत से बाहर है। यह सिर्फ सबूत नहीं, खुद में सौदा है। ठीक है, यह कागज सिर्फ इस बात का सबूत नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, बल्कि यह कागज खुद में ही वो सौदा है। ठीक है, तो जो ये लिखत जो है, यह कागज सिर्फ इस बात का सबूत ही नहीं होता कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, बल्कि क्या है, यह कागज खुद में ही वो सौदा है। ठीक है, ये सौदा हो गया इस जमीन का इसके साथ। उदाहरण देखते हैं। कानून में नियम है कि अचल संपत्ति जैसे मकान का दान सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री वाले कागज के जरिए ही हो सकता है। ठीक है भाई, आप बोलकर या हाथ मिलाकर मकान दान नहीं कर सकते भाई। इसलिए जो गिफ्ट डीड है यानी कि दान का कागज बनेगा, वह सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि उसी कागज के वजूद में आने से वह दान पूरा हुआ है।
उसी कागज को लिखित कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कॉपीराइट लिखत नहीं है। अब वसीयत लिखत नहीं था, फोटोकॉपी लिखत नहीं है। तो कोई फोटोकॉपी क्या वो लिखित है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, किसी एग्रीमेंट की फोटोकॉपी छाया प्रति को लिखत नहीं माना जाता। कानून की नजर में लिखत हमेशा ओरिजिनल मूल दस्तावेज ही होता है भाई, जिस पर दोनों पार्टियों के असली दस्तक, गवाहों के साइन और सरकारी रजिस्ट्री की रजिस्ट्रार की मोहर होती है। फोटोकॉपी सिर्फ एक नकल है, वह मुख्य लिखत नहीं है भाई। ठीक है, तो फोटोकॉपी क्या है, लिखत नहीं है भाई। आगे बात करते हैं भाई। अनुप्रमाणित ये क्या है भाई? अनुप्रमाणित क्या है? अटेस्टेड। अनुप्रमाणित क्या है? सीधा सा मतलब है गवाही देना या साक्षी होना भाई उस चीज का, कि हमारे सामने ये बात हुई थी। इसको बोलते हैं अनुप्रमाणित, गवाही देना या साक्षी होना। जब आप कोई जमीन या मकान खरीदते या बेचते हैं तो सिर्फ आपका और सामने वाले का दस्तक काफी नहीं होता। ठीक है, तो कानूनन यह पक्का करने के लिए किसी सौदा असली है, गवाहों की जरूरत होती है भाई। इसी गवाही की पूरी प्रक्रिया को कानून में अनुप्रमाणन कहते हैं भाई। ठीक है, तो अनुप्रमाणित या अनुप्रमाणन क्या है? आप मान लो कोई भी घर ले रहे हैं, तो घर ले रहे हैं, आपने सामने वाले से क्या करवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, लिखत करवा लिया। और रजिस्ट्री में आपको ये नहीं आपके साइन हो गए, सामने वाले के हो गए। ठीक है, तो अब आपको उसमें गवाहों के भी साइन चाहेंगे कि हमारे सामने ये सौदा हुआ था, विटनेस होगा। ठीक है, इसी गवाही की पूरी प्रक्रिया को कानून में क्या कहते हैं? अनुप्रमाणन कहते हैं। ठीक है, अनुप्रमाणन क्या है भाई? फिर से बात करते हैं भैया। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम लिखित रूप में ट्रांसफर करता है तो उसे निष्पादक यानी कि लिखने वाला जो होता है, जो निष्पादक जो होता है, ठीक है, निष्पादक लिखने वाला कहते हैं। ठीक है, कानून के मुताबिक कम से कम 2 ऐसे व्यक्तियों का होना जरूरी है जो इस बात के गवाह बने कि हाँ, यह कागज इसी निष्पादक ने हमारे सामने साइन किया है। ठीक है भाई, जब ये दोनों गवाह उस कागज पर अपने दस्तखत कर देते हैं तो कहा जाता है कि वह दस्तावेज अनुप्रमाणित हो गया है। ठीक है, इस गवाही को अनुप्रमाणक साक्षी कहा जाता है। ठीक है, आया बात समझ में? अनुप्रमाणन क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को के नाम लिखित रूप में ट्रांसफर कर रहा है तो जो निष्पादक जो है, जो लिखने वाला जो होता है, निष्पादक किसको बोलते हैं? जो लिखने वाला होता है। कानून के मुताबिक कम से कम 2 ऐसे व्यक्तियों का होना जरूरी है जो इस बात की गवाह बने कि हाँ, यह कागज इसी निष्पादक ने हमारे सामने साइन किया। ठीक है, जब ये दोनों गवाह उस कागज पर अपने दस्तखत कर देते हैं तो कहा जाता है कि वह दस्तावेज अनुप्रमाणित हो गया। इन गवाहों को अनुप्रमाणक साक्षी कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है। आया बात समझ में? गवाही अनुप्रमाणन का उद्देश्य क्या होता है? अब बात आती है कि गवाही का उद्देश्य क्या होता है। अनुप्रमाणन जो है उसका उद्देश्य क्या है? कोर्ट में गवाहों के दस्तक 2 बहुत जरूरी बात साबित करते हैं। क्या करते हैं? सत्यता। यह साबित करना कि कागज पर दस्तक असली मालिक ने ही किए हैं, किसी और ने धोखाधड़ी या फर्जी दस्तक नहीं किए भाई। ठीक है भाई, मर्जी भाई। यह पक्का करना कि मालिक ने बिना किसी डर, दबाव, जबरदस्ती या धोखे के अपनी मर्जी और होशोहवास में दस्तक किए हैं।
तो गवाही का उद्देश्य ये है। ठीक है, एक तो ये साबित करना कि कागज पर दस्तखत किसने की है, असली मालिक ने की है। ठीक है, किसी और ने धोखाधड़ी या फर्जी से दस्तखत नहीं की है। बात नंबर 2, अपनी मर्जी से की है, कोई दबाव नहीं था उसके ऊपर, अपनी होशोबाज में की है। सबसे जरूरी बात, गवाह का मतलब सिर्फ यह है कि उसने मालिक को दस्तखत करते देखा है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि गवाह को उस कागज के अंदर लिखी हर बात का पता है। ठीक है, और न ही गवाह उस सौदे में अपनी कोई मंजूरी दे रहा होता है। वह सिर्फ दस्तक होने का गवाह है, प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है भाई। तो गवाह इस बात का क्या है, हिस्सेदार है। ठीक है, कि इन्होंने दोनों ने दस्तक किए हैं भाई, हमारे सामने की। आगे बात करते हैं, कौन गवाह अनुप्रमाणक बन सकता है। अब जो गवाह जो है, कौन गवाह अनुप्रमाणक बन सकता है, उसके बारे में, गवाह कौन बन सकता है, सबसे सीधी बात यह है, गवाह कौन बन सकता है उसके बारे में देखते हैं। कोई भी दो व्यक्ति जो बालिग यानी कि वयस्क हो और मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ सवचित हो, गवाह बन सकते हैं। ठीक है, कौन गवाह नहीं माना जाएगा, अपवाद है भाई। ठीक है, कानून यहाँ बहुत सख्त है भाई कि कौन गवाह नहीं माना जाएगा। हर वो आदमी जिसने कागज पर दस्तखत किए हैं वो गवाह नहीं बन जाता। ठीक है, कानून यहाँ बहुत सख्त है, हर वो आदमी जिसने कागज पर दस्तखत किए हैं वो गवाह नहीं बन जाता। ठीक है, तो कौन बनेगा गवाह, डीड राइटर या टाइपिस्ट। जिसने कागज पर टाइप किया है वह सिर्फ टाइपिस्ट है, गवाह नहीं है। ठीक है भाई, हाँ अगर वह अलग से गवाह के कॉलम में यह लिखकर साइन करे कि वह गवाही भी दे रहा है तब उसे माना जा सकता है। ठीक है भाई, सिर्फ पहचान करने वाला व्यक्ति, कोर्ट या रजिस्ट्री दफ्तर में जो आदमी सिर्फ यह कहता है कि हाँ मैं इस मालिक को पहचानता हूं, लेकिन उसने मालिक को कागज पर दस्तखत करते खुद नहीं देखा, तो वह गवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार में, सरकारी दफ्तर में जो अफसर आपकी रजिस्ट्री करता है वह सरकारी ड्यूटी कर रहा है, वह आपका गवाह नहीं है। लेकिन अगर उसने अपनी आंखों से मालिक को साइन करते देखा हो या मालिक ने उसके सामने कबूल किया हो कि यह दस्तक उसी के हैं और वह अफसर गवाह के तौर पर भी दस्तक करने का इरादा रखता हो, तभी उसे गवाह माना जाएगा। तो इसमें नहीं तो सब रजिस्ट्रार का कोई लफड़ा, नहीं जो लिखने वाला उसका लफड़ा। ठीक है, नहीं जो मालिक की पहचान कर रहा है उसका लफड़ा कि उसने साइन करते तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो लफड़ा किसका, जो दो गवाह होते हैं उनका। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के इस बेहद महत्वपूर्ण नियम को बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से हम बात करते हैं। यहाँ पर दो मुख्य नियम समझाए गए हैं। सौदा करने वाले खुद गवाह नहीं बन सकते, पहला पॉइंट। सौदे से जुड़े फायदे वाले हितबंद लोग गवाह बन सकते हैं, बेशर्ते उनका नाम मुख्य कागज में पक्षकार के रूप में न हो। ठीक है, इसमें दो पॉइंट बताए, एक तो जो सौदा कर रहे हैं किसी जमीन का, किसी प्रॉपर्टी का, तो वो खुद गवाह नहीं बन सकते। सौदे से जुड़े फायदे वाले लोग गवाह बन सकते हैं कि जो सौदा कर रहे हैं उनके अगर फायदा मिल रहा है तो वो हितबंद जो है वो क्या बन सकते हैं, गवाह बन सकते हैं। शर्त है उनका नाम मुख्य कागज में पक्षकार के रूप में न हो। ठीक है, आगे चर्चा। नियम 1, सौदे का कोई भी पक्षकार गवाह नहीं हो सकता भाई। नियम नंबर 1 क्या है कि सौदा जो कर रहा है, सौदे का कोई भी पक्षकार गवाह नहीं हो सकता भाई। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, तो जो सौदा कर रहा है उसका कोई भी पक्षकार गवाह नहीं हो सकता। ठीक है, ए और बी
ए बी के नाम जमीन कर रहा है, तो ये दोनों गवाह नहीं हो सकती, ये तो पक्षकार है दोनों। ठीक है, कानून का सीधा नियम है कि जो लोग आपस में सौदा कर रहे हैं वे खुद अपने ही कागज के गवाह अनुप्रमाणक साक्षी नहीं बन सकते भाई। ठीक है, पक्षकार कौन होते हैं भाई? जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, अंतरण जो ट्रांसफर कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी ले रहा है, अंतरीति। ठीक है, अंतरक एक तो हो गया अंतरक, और एक क्या हो गया अंतरीति। ठीक है, अंतरीति वो है जिसके नाम जमीन जा रही है, और अंतरक वो है जो जमीन ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो पक्षकार कौन होते हैं? पक्षकार ये दो होते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है और जो प्रॉपर्टी ले रहा है, वो खुद साक्षी नहीं हो सकते भाई। ठीक है, क्यों नहीं बन सकते भाई? ये बात ये है भाई, क्यों नहीं साक्षी बन सकते, क्यों नहीं गवाह बन सकते? मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक जमीन का सौदा कर रहे हैं, आप दोनों ने कागज पर साइन कर दिए। अब गवाह के कॉलम में भी अगर आप दोनों ही साइन कर देंगे तो गवाही का मतलब ही खत्म हो जाएगा। गवाह हमेशा कोई तीसरा आदमी होना चाहिए। ठीक है, तो गवाही का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर बेचने वाले या खरीदने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे 3 भाई मिलकर बेच रहे हैं, तो उन भाइयों में से भी कोई गवाह नहीं बन सकता। ठीक है, यह भी कानून का नियम है। ठीक है, अब नियम नंबर 2, जो हितबंध है वह गवाह बन सकते हैं भाई। ये हितबंध का क्या चक्कर है, आइए देखते हैं। यहीं पर कानून थोड़ा बारीक है हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सौदे का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस सौदे से उसका कोई फायदा या हित छुपा है, तो वह गवाह बन सकता है। ठीक है, इसे समझने के लिए केस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केस है, कुमार हरिश्चंद्र बनाम वंशीधर मोंती को इस उदाहरण से समझते हैं। किराएदार भाई, ठीक है, राकेश कर्ज लेने वाला था, अपनी जमीन गिरवी रखना चाहता है। ठीक है भाई, सुरेश कर्ज देने वाला, राकेश को लोन दे रहा। ठीक है भाई, रमेश सुरेश का भाई या दोस्त है। ठीक है, जिसके पास से सुरेश ने पैसे अरेंज किए भाई। ठीक है, अब क्या चक्कर है? राकेश है, उसके पास एक जमीन है, वो जमीन गिरवी रखना चाह रहा है। सुरेश बोलता है भाई मेरे पास लिया, मैं जमीन गिरवी रख लूंगा। राकेश बोलता है मेरे को लोन चाहिए। ठीक है भाई, लोन दे दूंगा। अब पैसे सुरेश के पास भी नहीं थे। बात कहां पे पहुंच गई? रमेश के पास। रमेश जो है सुरेश का भाई है या दोस्त है मान लो। अब सुरेश क्या करता है? पैसे किससे लेके आता है? पैसे लेके आता है रमेश से। ठीक है, रमेश से पैसे लेके आ गया, तो रमेश यहां पे गवाह बन सकता है। ठीक है, कहानी, राकेश ने अपनी जमीन सुरेश के पास गिरवी रखी। कागजात यानी कि बंधक विलेख पर साइन राकेश और सुरेश के होने थे। ठीक है, ये दोनों मुख्य पक्षकार हैं, लेकिन सुरेश के पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उसने अपने दोस्त रमेश से पैसे उधार लेकर राकेश को दे दिए भाई। अब रमेश का इस सौदे में सीधा हित है भाई, क्योंकि पैसा उसी का लगा है। ठीक है, तो हितबंध गवाह हो सकते हैं। इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कुमार हरिश्चंद्र बनाम वंशीधर मोंती के केस में भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कोर्ट का फैसला भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही रमेश का पैसा लगा है और वह इस सौदे के हितबंध है, लेकिन कागज पर वह लोन देने वाला मुख्य पक्षकार नहीं है, इसलिए रमेश गवाह के रूप में दस्तक अनुप्रमाणन कर सकता है और वह गवाही 100% कानूनी रूप से क्या है भाई, सही मानी जाएगी। पक्षकार तो है ही नहीं, रमेश पैसे ही तो दिए हैं। ठीक है, तो गवाही 100% सही मानी जाएगी।
अब बात आती है नियम नंबर 3 क्या बोलता है भाई। मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला नियम भाई, ये क्या है भाई मुख्तारनामा। अब एक और जरूरी स्थिति को समझिए। मान लीजिए मुकेश विदेश में रहता है और उसने विकास को अपने नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा दे दिया भाई, ठीक है भाई, कि वह मुकेश की जमीन बेच सके भाई, ठीक है भाई। मुकेश विदेश में रहता है और मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी किसको, विकास को भाई, ठीक है, कि वो अपनी क्या है जमीन बेच सकता है भाई, कि वो क्या है किसकी जमीन बेच दे, मुकेश की जमीन बेच दे। कौन बेच दे, विकास बेच दे, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, अब जब विकास जमीन बेचने का कागज तैयार करेगा तो वह मुकेश की जगह खुद अपने हाथ से साइन करेगा क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, ठीक है। कानून कहता है कि चूंकि विकास ही उस कागज को असली रूप में लिख और साइन कर रहा है, ठीक है, इसीलिए विकास खुद उस कागज पर गवाह साक्षी के तौर पर साइन नहीं कर सकता भाई। भले ही वह जमीन मुकेश की है लेकिन कागज निष्पादित विकास कर रहा है, इसलिए वह पक्षकार बन गया, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दे रखी, विकास को, और विकास खुद क्या कर रहा है, अभी वो जमीन बेच रहा है तो खुद पक्षकार है भाई, ठीक है, और इसलिए वो गवाह तौर के ऊपर साइन नहीं कर सकता भाई, ठीक है। अनुप्रमाणन का मतलब गवाही देना होता है। अब कानून धारा 3 यह बता रहा है कि एक गवाह को कोर्ट की नजर में 100% सही और वैध मानने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होना चाहिए, ठीक है। अनुप्रमाणन का मतलब क्या है, गवाही देना। धारा 3 क्या बता रही है, एक गवाह को कोर्ट की नजर में 100% सही और वैध मानने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं गवाह के लिए कौन कौन सी शर्तें। कम से कम 2 गवाह होने चाहिए भी, शर्त 1, कोर्ट की नजर में अकेले एक आदमी की गवाही मान्य नहीं होगी भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी के कागज पर कम से कम 2 या उससे ज्यादा गवाहों के दस्तक होने चाहिए, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं भाई हम। गवाह ने अपनी आंखों से क्या देखा हो, बात नंबर 2। दोनों गवाहों के लिए कानून ने 3 रास्ते दिए हमें, जिनमें से कोई भी एक स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। इन 3 रास्तों में गवाहों में ने इन तीनों में से कोई ये बातें देखी हो, ठीक है। इन तीनों में से एक स्थिति होनी चाहिए। रास्ता नंबर क, गवाह ने खुद अपनी आंखों से देखा हो कि मकान मालिक यानी कि निष्पादक जो है कागज पर अपने साइन कर रहा है या अंगूठा लगा रहा है, बात नंबर 1 भाई। रास्ता 2 है, अगर मालिक खुद साइन नहीं कर पा रहा और उसने अपनी मौजूदगी में किसी और से कहा कि मेरी जगह तुम साइन कर दो, तो गवाह ने उस दूसरे आदमी को मालिक के कहने पर साइन करते हुए देखा हो भी, बात नंबर 2, ठीक है। रास्ता नंबर 3 सबसे जरूरी, मान लीजिए जब मकान मालिक ने साइन किए तब गवाह वहां मौजूद नहीं था, बाद में मालिक उस गवाह के पास जाता है और कहता है देखो भाई यह मेरा ही साइन अंगूठा है, मैंने ही किया है। इसे कानून में व्यक्तिगत अभिस्वीकृति यानी खुद कबूल रखना कहते हैं। गवाह के सामने मालिक का यह कबूल करना भी क्या है भाई, गवाही के लिए काफी है, ठीक है। तो इन 3 स्थितियों में गवाह को ये 3 बातें या तो उसने खुद साइन करते हुए देखा हो, या मालिक की मौजूदगी में मालिक ने किसी और को पावर दी हो कि मेरी जगह तुम साइन कर दो, या मालिक ने साइन किए तब गवाह वहां पे मौजूद नहीं था और मालिक ने साइन करने के बाद गवाह को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत अभिस्वीकृति कबूला खुद मालिक ने कि देखो भाई ये मेरे साइन है, मैंने ही किए हैं भाई, ठीक है। तो ये तीनों स्थितियों में से एक होना जरूरी है भाई, ठीक है।
गवाह की आंखों के सामने। आगे बात करते हैं। गवाह ने मालिक के सामने ही साइन किए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि गवाह कागज को अपने घर ले जाए और आराम से अगले दिन साइन करके लौटाए। गवाह का भी फर्ज है कि वो मालिक के सामने साइन करे। नियम यह है कि गवाह जब अपने दस्तक यानी कि गवाही करेगा तो वह मालिक की मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में ही करेगा। दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। ठीक है। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, वी राजगोविंदा बनाम HR शंकर गोवदा। ठीक है। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है। केस का नाम है वी राजगोविंदा बनाम HR शंकर गोवदा। इस केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऊपर लिखी शर्तों पर और मजबूती से मोहर लगाई। कौन कौन सी शर्तें? ये जो 3 शर्तें लिखी हैं, इनमें से एक होना जरूरी है। क्या लगा दी? और अधिक मोहर लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि गवाहों के लिए यह बहुत जरूरी है कि उन्होंने मालिक को सचमुच यानी कि वास्तविक रूप से साइन करते या अंगूठे लगाते हुए देखा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अंदाजे से या बिना देखे ही गवाह के कॉलम में दस्तखत कर दिए जाएं। ठीक है। तो देखा होना जरूरी है। देखना एक बात एकदम असली होना चाहिए। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको जीवन में काम आएंगे। अगर केस कोई ऐसा बनता है तो इन्हीं रास्तों से आप निकलेंगे। ठीक है। ये रजिस्ट्री जो है उसके ऊपर जो गवाहों की साइन है उस पर चर्चा चली हुई है। आगे चर्चा करते हैं। गवाह और मालिक का एक दूसरे के सामने होना। पहले मालिक भाई, फिर गवाह। गवाह कभी भी मालिक के साइन करने से पहले साइन नहीं कर सकता है। पहले मालिक यानी कि निष्पादक साइन करेगा, उसके बाद ही गवाह साइन करेगा। उपस्थिति का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह नहीं कि गवाह को मालिक के बिल्कुल सटकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर गवाह इतनी दूरी पर है जहां से मालिक को देख सकता है या मालिक गवाह को देख सकता है तो उसे आमने सामने होना ही माना जाएगा। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। पर्दासीन महिला का ऐतिहासिक केस, ये आता है पॉइंट। अब कोई पर्दासीन महिला का ऐतिहासिक केस का नाम है लाला कुंदन लाल बनाम श्रीमती मुशर्रफी बेगम। केस था लाला कुंदन लाल बनाम श्रीमती मुशर्रफी बेगम। ठीक है। पर्दासीन महिला वाला ऐतिहासिक केस है। वो एक शायरी भी है, ऐ पर्दासीन महिला अपना पर्दा उठा। ठीक है। तो ये केस था। क्या बोला गया इसमें? लाला कुंदन लाल बनाम श्रीमती मुशर्रफी बेगम। पर्दे के पीछे रहने वाली महिला के मामले में गवाही कैसे होगी? इस पर जो ब्रिटिश समय की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत व्यवहारिक फैसला दिया था भाई। ठीक है। क्या फैसला दिया था? मामला देखते हैं। मामला क्या था? पहले तो एक महिला पर्दे के पीछे बैठी थी। उसने पर्दे से बाहर हाथ निकालकर कागज पर अंगूठे का निशान लगाया भाई। ठीक है भाई, लगा दिया। जिसे बाहर बैठे गवाह ने देखा भाई, गवाह ने देख लिया भाई। इसके बाद गवाहों ने अपने साइन किए भाई। कोर्ट का फैसला क्या था? कोर्ट ने कहा कि भले ही महिला पर्दे के पीछे थी और सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन गवाहों ने उसे अंगूठे लगाते देखा और महिला की मौजूदगी में ही गवाहों ने साइन किए, इसलिए गवाही क्या है भाई? 100% वैध है। ठीक है। कानूनी आपत्ति का नियम क्या है? अगर रजिस्ट्री के समय गवाहों को लेकर कोई आपत्ति है तो उसे पहली बार में ही कोर्ट के सामने उठाना होगा। अगर आप निचली अदालत में चुप रहे
तो बाद में बड़ी अदालत अपील में जाकर पहली बार यह मुद्दा नहीं उठा सकते कि गवाही गलत तरीके से हुई थी भाई। ठीक है, तो निचली अदालत में छोटी छोटी बातें समझने लायक हैं, काम आएंगी। तो निचली अदालत में अगर गवाही गलत तरीके से हुई है तो वहीं पे आप मुद्दा उठा दो। ठीक है, यह नहीं कि बड़ी अदालत में जाके आप उठाओगे, अपील अदालत में जाके उठाओगे तो ये क्या है, गवाही गलत तरीके से, ये ज्यादा फैक्ट नहीं गिरेगा। गवाही का तरीका और रूप क्या है भैया? कोई खास फार्मूला नहीं है। कानून यह नहीं कहता कि गवाह को कागज के किसी खास कोने में ही साइन करना है या कोई खास शब्द लिखना है भाई, वह कागज पर कहीं भी गवाह के तौर पर साइन कर सकता है। ठीक है, अंगूठा भी चलेगा भाई। अगर गवाह पढ़ा लिखा नहीं है तो वह साइन की जगह अपने अंगूठे का निशान भी लगा सकता है। ठीक है भाई, अलग अलग समय पर साइन। यह जरूरी नहीं कि दोनों गवाह एक ही पेन से एक ही समय पर साथ बैठकर साइन करें। एक गवाह सुबह साइन कर सकता है और दूसरा शाम को, बेशर्ते दोनों ने मालिक को साइन करते देखा हो या मालिक ने उसकी पुष्टि कर ली हो। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं भैया, पंजीकरण के बारे में बात करते हैं। ये रजिस्ट्री के बारे में मुद्दा आ गया। ठीक है, आइए बात करते हैं रजिस्ट्री के बारे में। बताइए भैया, सरल शब्दों में कहें तो रजिस्ट्री का मतलब है किसी प्रॉपर्टी के कागज को सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी रजिस्टर में दर्ज करवाना। कोई प्रॉपर्टी का कागज है जिसको हम क्या, सरकारी रजिस्टर में दर्ज करवाना, क्या है भाई, रजिस्ट्री है भाई। जब कोई कागज सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाता है तो वह कोर्ट की नजर में सबसे पक्का और मजबूत सबूत बन जाता है भाई। ठीक है भाई, अनिवार्य पंजीकरण भाई, रजिस्ट्री करवाना जहां 100% जरूरी है भाई। आइए देखते हैं, पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 और संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनमें सरकारी दफ्तर जाकर रजिस्ट्री कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है भाई, अचल संपत्ति का दान भाई। ठीक है, अचल संपत्ति उसका दान हो रहा है। अगर आप किसी को कोई जमीन या मकान गिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी कीमत चाहे 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए, रजिस्ट्री करानी ही पड़ेगी भाई आपकी। ठीक है भाई, पहला पॉइंट, ये अचल संपत्ति जिसका आप दान कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्री करवानी जरूरी है, चाहे वो 10 रुपए की हो चाहे वो 10 लाख की हो। ठीक है, 100 रुपए से अधिक की संपत्ति का विक्रय भाई, कोई भी संपत्ति है जो 100 रुपए से अधिक की है, अगर वो आप बेच रहे हैं तो उसका रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। अगर 100 रुपए से ज्यादा कीमत की कोई भी अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान बेची जा रही है तो उसकी रजिस्ट्री कराना कानूनी रूप से जरूरी है। आज के समय में लगभग हर जमीन, मकान इसी दायरे में आते हैं भाई। ठीक है भाई, रजिस्ट्री न कराने का नुकसान, मान लो रजिस्ट्री नहीं करवाई तो क्या होगा? अगर कोई कागज ऐसा है जिसकी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य था लेकिन आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, सिर्फ सादे कागज पर 100 रुपए के स्टंप पर लिखकर छोड़ दिया तो वह सौदा गैर कानूनी शून्य माना जाएगा। ठीक है, कोर्ट ऐसे किसी सौदे या मालिकाना हक को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सौदे को कोर्ट क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, मालिकाना हक को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, वैकल्पिक पंजीकरण, रजिस्ट्री कराना जहां आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो वैकल्पिक पंजीकरण है रजिस्ट्री कराना जहां आपकी मर्जी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18 कुछ ऐसे कागजात की लिस्ट देती है जिनकी रजिस्ट्री कराना वैकल्पिक ऑप्शनल होती है भाई, यानी आप चाहें तो रजिस्ट्री कराएं, न चाहें तो न कराएं, दोनों ही सूरत में वह कागज कानूनी रूप से सही माना जाएगा। ठीक है, करवा सकते हैं तो भी वो सही है, नहीं करवाएंगे तो भी वो सही है। आइए देखते हैं किसका है, वसीयत भाई, इच्छा पत्र। वसीयत को रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं होता। अगर किसी ने सादे कागज पर भी अपनी आखिरी मर्जी वसीयत लिख दी
तो वह उतनी ही वैध मानी जाएगी जितनी क्या है भाई, वो रजिस्टर्ड वसीयत है। ठीक है। 100 से कम की संपत्ति भाई, अगर कोई अचल संपत्ति 100 रुपए से कम कीमत की है जो कि आज के समय में व्यवहारिक नहीं है, तो उसे बिना रजिस्ट्री के भी बेचा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो कौन सी, अब वसीयत जो, वसीयत को रजिस्ट्री करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, सादे कागज पर लिख दी तो भी क्या वो मान्य है। और 100 रुपए से कम कीमत की जो संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री जरूरी नहीं है। आइए आगे, लेकिन आजकल तो क्या है, 100 रुपए से कम तो क्या होगी, व्यवहारिक में नहीं है ये बात। आइए आगे बात करते हैं, रजिस्ट्री की सरकारी प्रक्रिया क्या होती है भाई। आइए देखते हैं भाई, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सरकारी दफ्तर में क्या होता है भाई। आइए देखते हैं, पहला स्टेप कागज तैयार कराना। सबसे पहले तय सरकारी फीस के स्टंप पेपर पर पूरा सौदा विलेख लिखा जाता है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे ये जमीन दे रहा है, वो स्टंप लगता है, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है। बात नंबर 2, फिर क्या होता है, साइन और गवाही भाई। बेचने वाला निष्पादक कौन है भाई। ठीक है, उस पर अपने दस्तखत करता है और कम से कम 2 गवाह अपनी गवाही अनुप्रमाणन देते हैं, अनुप्रमाणन देते हैं, 2 गवाह गवाही देते हैं। ठीक है, कि मेरे सामने इसको दस्तखत दोनों की। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अफसर के सामने पेशी। इस तरह कागज को लेकर सभी लोग इलाके के सब रजिस्ट्रार उप निबंधन के सामने जाते हैं, सब रजिस्ट्रार बोलते हैं जिसको। ठीक है, वहां पहचान करने वाले लोग भी साथ होते हैं। ठीक है, सब रजिस्ट्रार सबका बयान लेते हैं और सरकारी रजिस्ट्री में बेचने वाले के अंगूठे का निशान लेते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई, तीसरा स्टेप क्या है, जो सब रजिस्ट्रार जो होते हैं उसके सामने जाते हैं, वहाँ जो पहचान करने वाले लोग भी साथ होते हैं और सब रजिस्ट्रार सबका क्या लेते हैं भाई, बयान लेते हैं। ठीक है भाई, फिर क्या है, सरकारी जो रजिस्ट्री सरकारी जो रजिस्टर जो है, सरकारी रजिस्टर में बेचने वाले के अंगूठे का निशान ले लेते हैं। ठीक है भाई, ले लिया। चौथा स्टेप क्या होगा, रिकॉर्ड दर्ज होना। इसके बाद उस कागज की एक कॉपी सरकारी रिकॉर्ड या कंप्यूटर में दर्ज प्रतिलिपि कर ली जाती है। ठीक है भाई, कर ली। 5वां स्टैंप सरकारी मोहर। आखिर में सब रजिस्ट्रार कागज के पीछे एक प्रमाण पत्र लिखता है भाई, जिसमें तारीख और समय दर्ज होता है और सरकारी मोहर लगाकर ओरिजिनल कागज आपको वापस दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसे रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती है। सब रजिस्ट्रार का अधिकार भाई, रजिस्ट्री के बाद बदलाव नहीं भाई। ठीक है, तो सब रजिस्ट्रार का क्या अधिकार है भाई, अगर रजिस्ट्री होगी तो उसके बाद बदलाव नहीं होगा। कानून कहता है कि एक बार जब सब रजिस्ट्रार ने कागज को पूरी तरह रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद वह अपनी मर्जी से उस रिकॉर्ड में कोई बदलाव या काट छाट नहीं कर सकता। ठीक है, वह सिर्फ स्पेलिंग की गलती या लिखने की मामूली भूल, लिपिकीय भूल को सुधार सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसे रिकॉर्ड में कुछ भी बदलाव या मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये रजिस्ट्री करवा दी भाई। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है भैया। सुप्रीम कोर्ट और कानून के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है भाई। रजिस्ट्री की असली तारीख कौन सी मानी जाएगी, ये बात है कि रजिस्ट्री की असली तारीख कौन सी मानी जाएगी। रजिस्ट्री उस दिन पूरी नहीं मानी जाती जिस दिन आपने कागज सरकारी दफ्तर में जमा किया था, बल्कि वह तारीख और समय असली माना जाएगा जो सब रजिस्ट्रार ने अपने प्रमाण पत्र यानी कि कागज के पीछे पर लिखकर मोहर लगाई है। तो जिस समय वो मोहर लगती है तब रजिस्ट्री का क्या माना जाता है, असली तारीख मानी जाती है। ठीक है भाई,
पूरे देश में मान्य संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3। अगर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भारत में किसी एक राज्य या जिले में कानूनी नियमों के तहत सही तरीके से हुई है तो पूरे देश की अदालतें उसे सही सबूत मानेंगी। ठीक है, कोई भी कोर्ट इस बात पर आपत्ति नहीं उठाएगा कि रजिस्ट्री दूसरे इलाके में क्यों हुई है। ठीक है, रजिस्ट्री कब से लागू मानी जाएगी? गुरुबख्श सिंह बनाम करतार सिंह का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि रजिस्ट्री कब से लागू मानी जाएगी। यह नियम सबसे मजेदार और जरूरी है। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को जमीन बेचने के कागज पर साइन कर दिया, भाई निष्पादन कर दिया आपने 1 जनवरी को, लेकिन सरकारी दफ्तर में चक्कर काटते काटते उसकी रजिस्ट्री 25 जनवरी को हो पाई। ठीक है भाई, अब सवाल ये उठता है कि खरीदने वाला उस जमीन का मालिक 25 जनवरी से माना जाएगा या 1 जनवरी से। बात ये आ गई। अब न्यायालय क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47, कोर्ट ने कहा कि भले ही रजिस्ट्री बाद में 25 जनवरी को हुई हो, लेकिन उसका असर और मालिकाना हक उसी दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन से कागज पर साइन हुए थे, यानी कि 1 जनवरी से। इस केस में ये न्यायालय ने महत्वपूर्ण बात कही थी। ठीक है, तो आज हमने रजिस्ट्री तक जो बात थी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने पेश की। आशा है आपको सबको समझ में आया होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।